जी हाँ, आप देख रहे हो रोहिलॉजी। और मई मंथ के आखिरी सप्ताह का एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स मैं आपके लिए लेकर आया हूं। और ये इस मंथ का लास्ट एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स है। और आपके लिए मैं स्टैटिक पार्ट भी लेकर आता हूं। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मेरा आईडी है रोहित कुमार बीयू के नाम से। वहां पे आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। अगर आपको किसी भी वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप रोहिलॉगी को ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पे। आप अपडेट्स के लिए मुझे फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। चलिए चलते हैं आंसर ऑफ द प्रीवियस वीक की तरफ। पिछले सप्ताह में मैंने क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जो चेंजेस हुए हैं उसमें सबसे पहले हाथ बढ़ाया है, मतलब सबसे पहले उन्होंने इंप्लीमेंट किया है। इसको सबसे पहले फास्ट ट्रैक मोड में आंसर दिया था तुषार शेखर ने। और उन्होंने ये भी बताया कि जो फर्स्ट लॉ जो लाया गया था वो लाया गया था तमिलनाडु के द्वारा, और ऑर्डिनेंस लाया था उड़ीसा ने। उसके बाद तुरंत आंसर किया था गौरव आरव ने। बहुत ही शानदार आंसर रहा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन ऑफ दिस वीक की तरफ। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछूं कि वर्ल्ड मिल्क डे कब मनाया जाता है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि वर्गीस कुरियन को ध्यान में रखते हुए इंडिया में इस चीज के पे काम भी किया जाता है। और इंडिया जो है मिल्क प्रोडक्शन में वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। तो ये मनाया जाता है हर साल 1 जून को। इसको इस्टेब्लिश किसने किया था? इसको इस्टेब्लिश किया था एफएओ ने, जिसका हेडक्वार्टर रोम इटली में है। ये स्टार्ट हुआ था 2001 से। और इंडिया जो है मिल्क का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। 150 मिलियन टन से भी ज्यादा प्रोडक्शन देती है। और पर कैपिटा मिल्क की जो अवेलेबिलिटी है पर डे वो है 300 ग्राम। और वर्ल्ड मिल्क डे 2020 का जो थीम है इस बार का वो है द 20th एनिवर्सरी ऑफ वर्ल्ड मिल्क डे। इस बार इसका 20 साल पूरा हुआ है, तो इसलिए इसका ये थीम रखा गया है इस बार। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इस बार इंटरनेशनल एक्सपर्ट के साथ एक कन्वेंशन ऑर्गेनाइज किया गया था 29 मई बाय नीति आयोग। और इसमें किया क्या गया है कि एग्रीकल्चर को और एग्रो इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने के लिए नेचुरल फार्मिंग्स अप्रोच इन इंडिया, मतलब 2 चीजों पे बेसिकली ध्यान दी गई है इस कन्वेंशन में। सबसे पहला है परंपरागत कृषि विकास योजना, इट इज टोटली बेस्ड ऑन ऑर्गेनिक फार्मिंग। और दूसरा है नेचुरल फार्मिंग। तो आपको यह बताना है कि परंपरागत कृषि विकास योजना लॉन्च कब हुई थी। तो ये लॉन्च हुई थी 2015 में। परंपरागत कृषि विकास योजना की अगर बात करें तो ये सबसे ज्यादा बेनिफिशियल और सबसे ज्यादा इंप्लीमेंट करने वाले कौन से फार्मर्स हैं? स्मॉल एंड मार्जिनल। अब बात ये उठती है कि स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर किसको बोलते हैं। तो मार्जिनल फार्मर जो होते हैं अप टू 1 लाख, मार्जिनल फार्मर्स जो होते हैं उसके पास अप टू 1 हेक्टेयर्स लैंड होते हैं। स्मॉल फार्मर्स के पास 1 से 2 होता है, और मीडियम के पास 2 से 4 होता है। 4 से ज्यादा जिसके पास है वो बड़े फार्मर्स हैं। तो पिछले 4 साल में परंपरागत कृषि विकास योजना ने 7 लाख हेक्टेयर जमीन को कवर किया, और 8 लाख से ज्यादा फार्मर्स इसमें इन्वॉल्व हैं। अब बात करते हैं जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग की। अगर आप इसके बारे में डिटेल जानना चाहते हैं तो मैंने एक वीडियो बनाई है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग पे, बहुत डिटेल में है, इन डेप्थ में। उसको आप देख सकते हैं मेरे प्लेलिस्ट में जाकर। इसमें स्टेटमेंट दिए हुए हैं, 3 स्टेटमेंट है। आपको ये बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। पहला जो है ये सिर्फ केमिकल पेस्टिसाइड को यूज करती है, मतलब केमिकल फर्टिलाइजर को नहीं यूज करती है, केमिकल पेस्टिसाइड को यूज करती है। ये प्रमोट करती है वर्मी कंपोस्टिंग को, और जीवामृत इसमें यूज किया जाता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट गलत है। केमिकल पेस्टिसाइड एकदम यूज नहीं होता, वर्मी कंपोस्टिंग को भी प्रमोट नहीं करता है, और जीवामृत इसमें यूज होता है। तो इसमें देखिए ऑप्शन कौन सा सही होना चाहिए। ऑप्शन है दैट इज 3 ओनली। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन फ्रॉम जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंफेसिस पे है और गवर्नमेंट इससे बहुत ज्यादा ध्यान दे रही है, और कहीं ना कहीं आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो आपको बताना ये है कि मैक्सिमम एरिया कौन से स्टेट ने कवर किया है, मतलब कौन सा ऐसा स्टेट है जिसके अंडर जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग सबसे ज्यादा हो रहा है। तो वो है आंध्र प्रदेश। बात करें स्टेट्स की कौन कौन से जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग पे काम कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश, फिर कर्नाटका, हिमाचल प्रदेश, केरला, ये सब नेचुरल फार्मिंग पे काम कर रहे हैं और कर भी रहे हैं बहुत सारे किसान। और इकलौता जो आंध्र प्रदेश है वो 2 लाख हेक्टेयर से ज्यादा
जमीन अपना अंडर नेचुरल फार्मिंग रखिए। उन्होंने कहा भी है कि 2024 तक वो टोटली ऑर्गेनिक फार्मिंग पे उतर जाएगी, सॉरी नेचुरल फार्मिंग पे उतर जाएगी। चलिए आगे बात करते हैं प्रोक्यूरमेंट ऑफ व्हीट की। तो प्रोक्यूरमेंट ऑफ व्हीट पे इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि इस बार जो है वो पिछले बार से ज्यादा प्रोक्यूर हुआ है। तो आपको ये बताना है कि पिछले बार की प्रोक्यूरमेंट कितनी थी। 341.56 लाख मेट्रिक टन 24 मई 2020 तक का ये डाटा है, बाद में बढ़ भी सकता है, मगर मैं इस डेट तक का बता रहा हूं। यहां तक इतना हुआ है, मगर यही जो है वो पिछले साल से ज्यादा है। तो पिछले साल इसकी प्रोक्यूरमेंट की कितनी हुई थी, इससे आपको इसका प्रोडक्शन भी पता चल जाएगा इंडिया में। तो ये हुआ था 341.31 लाख मेट्रिक टन पिछले साल। थोड़ा सा इसके डाटे की तरफ देखें। इस बार जो अभी तक 5 मई तक का जो डाटा है, सबसे ज्यादा प्रोक्यूरमेंट किस स्टेट से हुआ है, वो है पंजाब से, और सबसे कम हुआ है हिमाचल प्रदेश से। तो इसके थ्रू आपको ये भी पता चलता है कि कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होती है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में ये बात करें कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जो इनहांस करना चाह रही है, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग एरर है। ये इसमें टारगेट है कि प्रमोज इनहांसेस फिश प्रोडक्शन टू विथ एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 20,000 करोड़ इन नेक्स्ट 5 ईयर्स। जो 2021 से लेकर 2024-25 तक का जो टारगेट है ये 5 साल का है। और इसमें आपको ये बताना है कि फिश प्रोडक्शन कितना तक बढ़ाने का टारगेट है। ये थोड़ा सा यहाँ पे टाइपिंग एरर है, तो इसका सही आंसर होगा 220 लाख मीट्रिक टन। ये टारगेट है गवर्नमेंट का, और इस पे बहुत ज्यादा गवर्नमेंट ध्यान भी दे रही है, क्योंकि अभी जो है 137.5 लाख मीट्रिक टन 2018-19 की प्रोडक्शन रही है, और ऑन एन एवरेज 9% एक एज्यूम किया जा रहा है कि इतना एनुअल ग्रोथ होगा इस स्कीम के तहत। और इसके मिनिस्टर कौन है, फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी के श्री गिरिराज सिंह। ऐसा माना जा रहा है कि डायरेक्टली या इनडायरेक्ट रूप से 55 लाख लोगों को इससे रोजगार मिलेगा आने वाले 5 सालों में। ये इंपॉर्टेंट था। अभी लोकास्ट का केस बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, तो आप कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर देखेंगे। तो आपको ये बताना है कि इसको कंट्रोल करने के लिए कौन से पेस्टिसाइड की यूज की जा रही है, और गवर्नमेंट इसका लार्ज स्केल पे व्यवस्था भी करवा रही है। तो ये है मैलाथियोन। जबकि बैनिंग ऑफ इंसेक्टिसाइड एक्ट 2020 में इसको बैन भी कर दिया गया है, मगर ये गवर्नमेंट अभी इसको यूज कर रही है क्योंकि बहुत ज्यादा इसकी आवश्यकता है। दैट इज मैलाथियोन, ऑप्शन ए। चलिए बात करते हैं कि अंडर शेड्यूल्ड डेजर्ट एरिया, ये देखिए इंपॉर्टेंट है, ये किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कोई भी एग्जाम, अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो है वो शेड्यूल्ड डेजर्ट एरिया के अंदर आता है। और ये जो लोकस्ट है ये ऑलमोस्ट 60 कंट्रीज को परेशान कर रही है, और ये ओमनीवोरस इन नेचर होते हैं और ये माइग्रेटरी होते हैं। अब बात करते हैं जल शक्ति मिशन की। तो कौन सा ऐसा स्टेट है जिन्होंने ये बोला है या वो प्लान कर रहे हैं कि 2021 तक 13 लाख रूरल हाउस होल्ड तक फंक्शनल टैप कनेक्शंस पहुंचा देंगे। ये कौन सी स्टेट है? तो ये चारों में से आप सोचिए कौन सी स्टेट हो सकती है। तो ये है असम। असम ने ऐसा प्लानिंग किया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। जोहार राइस, ये एक राइस की वैरायटी है और इंडिया में बहुत ज्यादा लगाया जाता है। बहुत ज्यादा नहीं कह सकते हैं, मगर किसी एक स्टेट में बहुत ज्यादा लगाया जाता है। आपको ये बताना है कि ये किस स्टेट में लार्जली ग्रो किया जाता है। ये फेमस है अपने अरोमा और डेलिकेट एंड एक्सीलेंट टेस्ट के लिए। तो ये सबसे ज्यादा लगाया जाता है असम में। अब हम लोग फाइनली पहुंच गए हैं क्वेश्चन ऑफ द वीक की तरफ। तो आपको ये बताना है कि मेज कॉर्न्स जो होते हैं, ये देखिए मेज है, आप इसका इमेज देख रहे हैं। ये जो मेज है इसमें जो कॉर्न्स की लाइनिंग होती है, ये देखिए कॉर्न्स जो लगे होते हैं इसकी जो लाइनिंग होती है वो इवन होती है या ऑड होती है। जो बेसिक एग्रीकल्चर के बच्चे होंगे वो इस बात को भली भांति समझ रहे होंगे, क्योंकि पूरे 4 साल में इसको पढ़ाया भी जाता है और बहुत इंटरेस्टिंग बात भी है। ये इवन होता है या ऑड होता है। जो नंबर ऑफ लाइनिंग्स होते हैं वो इवन होते हैं या ऑड होते हैं, ये आपको बताना है। इसके जो पैटर्न होते हैं वो इवन होते हैं या ऑड होते हैं। तो क्वेश्चन आप भली भांति समझ रहे हैं। मैंने भले ही उतना क्लियर कट लिखा नहीं है, मगर मैं समझा चुका हूं कि ये क्वेश्चन क्या कह रही है।
तो आप इसको आंसर देने की कोशिश करें, इस पर थोड़ा सा वर्क्स भी करें, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो ये था इस सप्ताह का पूरा एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स। मैं आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अगर आप इसी तरह के अपडेट से जुड़े रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो थैंक्स फॉर टुडे, बाय बाय।